Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 1st December 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. So before we take up the first topic of the day, एक करेक्शन है कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस से। आनंदराम बरुआ अवार्ड 2023 के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो ये जो कैश रिवॉर्ड फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट दिया जाता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ HSLC एग्जाम, नॉट HS एग्जाम। चलिए पहला टॉपिक लेते हैं। सो हेनरी किसिंजर हैज डाइड रिसेंटली। कौन है ये, इनके बारे में जरा समझते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में, एथिक्स, इंटीग्रिटी में, ऐसे राइटिंग में कुछ अच्छा कंटेंट मिल सकता है यहाँ से। तो यहाँ पे बेसिकली द डिबेट विल बी अराउंड और डिस्कशन विल बी अराउंड पावर वर्सेस प्रिंसिपल, व्हाट शुड बी द गोल इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, करंट डेवलपमेंट क्या है वो देख लेते हैं। हेनरी किसिंजर द फॉर्मर US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डाइड। ही वाज ऑफ 100 ईयर्स ऑफ एज। इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। तो उन्होंने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो काम संभाला था दैट वाज ड्यूरिंग 37th प्रेसिडेंट ऑफ द US रिचर्ड निक्सन। उसके अलावा जेराल्ड फोर्ड के लिए भी उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का रोल प्ले किया था कुछ टाइम के लिए, प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड। सो ही वाज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द US इन 1970s। उस टाइम में कोल्ड वॉर वाज ऑन द पीक, आई वुड से, इन मैनी के सेंसेस इट वाज अनरावलिंग। तो कोल्ड वॉर डायनेमिक्स में काफ़ी सारे फॉरेन पॉलिसी मेकिंग ऑफ US में हेनरी किसिंजर का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एंड द अप्रोच दैट ही टुक इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग ऑफ द US हैज बीन गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द US पॉलिसी मेकर्स टिल डे। तो हेनरी किसिंजर का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है US की पॉलिसी मेकिंग पे। कुछ अगर हाइलाइट्स देखें उनके करियर का, तो US और चाइना के बीच में रिलेशंस को वापस से रीइंस्टेट कराने में इन 1971 हेनरी किसिंजर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। यू सी, चाइना वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री, टिल डे कॉल्स इटसेल्फ कम्युनिस्ट, बट इसने काफ़ी सारे चेंजेस कर लिए हैं अब अपने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज में। बट आफ्टर 1949 व्हेन माओ जेदांग वाज इन पावर, तो इट प्रैक्टिस्ड इट्स ओन ब्रांड ऑफ कम्युनिज्म इन अर्ली फेज। When World War into the Cold War, the world was plunged into Cold War. तो अर्ली फेज में तो चाइना वाज अलाइंड विथ USSR, क्योंकि दोनों कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे थे। बट 1964 के आसपास में चाइना और USSR के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट कम्युनिज्म। द डिफरेंसेस वेर ऑल्सो बिकॉज ऑफ लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट वर्ल्ड इश्यूज, कि कौन लीडर होगा कम्युनिस्ट कंट्रीज का या कम्युनिस्ट वर्ल्ड का। इस कारण से चाइना और USSR के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे 1964 में। और फिर इसका फायदा उठाया US ने, आप कह सकते हैं। हेनरी किसिंजर, यू सी, 1971 में सीक्रेटली ही प्लान्ड एन विजिट टू चाइना। तो ही वाज ऑन ऑफिशियल विजिट टू पाकिस्तान और वहां से ही सीक्रेटली विजिटेड चाइना। And there he met Chinese President Mao Zedong and Premier Zhou Enlai amid the period of countries not having formal relations. And then after that, the two countries started to formally engage. तो US और चाइना के formal relations की opening के लिए हेनरी किसिंजर played an important role. US और सोवियत यूनियन के बीच में आर्म्स रेस चल रहा था कोल्ड वॉर के टाइम में। यू नो, कोल्ड वॉर इज नोन एज कोल्ड वॉर बिकॉज देयर वाज नो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बट पावर प्रोजेक्शन बिटवीन द टू साइड्स, कि हु इज मोर पावरफुल, मोर डेवलप्ड। आर्म्स रेस, स्पेस रेस, वेयर द mechanism थ्रू विच कोल्ड वॉर वाज बीइंग प्रोजेक्टेड। तो उसमें आर्म्स रेस के कारण दोनों ही साइड काफी सारे आर्म्स डेवलप कर रहे थे, जिस कारण से पूरे वर्ल्ड की पीस और सिक्योरिटी पे थ्रेट हो रहा था। तो आर्म्स रेस को रोकने के लिए US और सोवियत यूनियन ने आपस में एक अग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था सॉल्ट ट्रीटी, सॉल्ट फर्स्ट ट्रीटी। उसको भी नेगोशिएट किया US की तरफ से हेनरी किसिंजर ने। उसके अलावा कोल्ड वॉर के टाइम में एक सबसे सिग्निफिकेंट वॉर लड़ा गया है, वियतनाम वॉर। यू नो, दो इंपॉर्टेंट वॉर, तीन आप कह सकते हैं। सबसे पहला तो कोरियन, दूसरा वियतनाम वॉर एंड तीसरा अफगानिस्तान वॉर। ये तीन मेजर
एरियाज थे जहाँ पे लड़ाई लड़ी गई, द कोल्ड वॉर टाइम विच वॉज अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर ब्लॉक, बट ऑन द फेस देर वर टू डिफरेंट साइड्स ऑन द ग्राउंड. So Vietnam War, I would say, was the deadliest one, the bloodiest one. वियतनाम वॉर को एंड कराने में भी हेनरी किसेंजर का रोल रहा है. एंड पेरिस पीस अकॉर्ड के साथ वियतनाम वॉर केम टू एन एंड, और इसके लिए हेनरी किसेंजर को नोबेल पीस प्राइज भी मिला 1973. अब ये सुन करके लगेगा कि हेनरी किसेंजर ने कितने अच्छे काम किए हैं, सच ए ग्रेट और गॉडली मैन ही वाज, बट इन रियलिटी ही वाज नॉट. अभी थोड़ा और जब डिटेल में समझेंगे तो हमें चीज़ें पता चलेंगी. थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड और देखते हैं, फिर आएंगे हेनरी किसेंजर पे. यू सी, जब भी किसी देश के लिए फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है तो दो मेजर कंसिडरेशन होते हैं, दो मुख्य गोल होते हैं. तो पावर को अटेंड करना, उस देश को ज़्यादा ज़्यादा ताकतवर बनाना. अब पावर के दो मेन डायमेंशन होते हैं, सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर. Soft power is ability to influence other, while hard power is ability to force others to act as per your interest. But पावर बढ़ाना गोल हो सकता है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग का. फॉरेन पॉलिसी मेकिंग का गोल हो सकता है नेशनल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना. इस तरह के अप्रोच को रियलिस्ट अप्रोच या प्रैग्मेटिक अप्रोच कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में. एथिक्स के कॉन्सेप्ट्स को अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में अप्लाई किया जाए तो सच अप्रोच वुड बी नोन एज टीलियोलॉजिकल अप्रोच. Means the policy makers are simply concerned about the outcome, and for that they are willing to take whatever path it might be, चाहे कितना भी deadliest और ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता हुआ भी पाथ हो, दे आर विलिंग टू टेक दैट. जबकि दूसरा अप्रोच होगा प्रिंसिपल्ड अप्रोच, जिसमें कुछ सिद्धांत, कुछ उसूल होंगे. देश अपनी जब फॉरेन पॉलिसी मेकिंग करेगा तो प्रिंसिपल्ड अप्रोच में जो गोल होता है वो होता है ओवरऑल ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना. मल्टीलैटरलिज्म, कल ही हमने देखा मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है. दुनिया के सारे देशों के सोवरेनिटी को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ग्लोबल पीस हार्मनी को प्रोटेक्ट करना. बट सच अप्रोच व्हेन इज फाउंड इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, तो इस अप्रोच को हम लोग कहते हैं आइडियलिस्ट और मोरलिस्ट अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशंस. इसको अगर एथिक्स से कॉन्सेप्ट से जोड़ कर देखा जाए तो इसको कहा जा सकता है डीऑन्टोलॉजिकल अप्रोच इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग. अब हेनरी किसेंजर को अगर देखा जाए कि उनकी पॉलिसी मेकिंग किस साइड अलाइन होती थी, तो यू विल फाइंड इट वाज प्योरली दिस पावर सेंट्रिक अप्रोच या रियलिस्ट अप्रोच. He has given statements like the most humiliating position to be in is position of powerlessness. The only way to survive in the world was to never put yourself in a position where you did not have power. This applied to nations as much to us individuals. ये हेनरी किसेंजर की स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी रही है, मतलब प्योरली रियलिस्ट. एक बात जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान से समझिएगा. हेनरी किसेंजर ही नहीं, दुनिया की जितनी भी देश होते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में नेशनल इंटरेस्ट इज द कोर. अपने पावर को बढ़ाना इज द कोर आइडिया. सो एक तरीके से दुनिया के सारे देश जब अपनी फॉरेन पॉलिसी मेकिंग करते हैं तो उसमें रियलिज्म का फ्लेवर ज़्यादा दिखता है. हाँ, उसमें भी डिग्रीज वैरी करेंगे, किसी में रियलिज्म थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम सेंस में, किसी में थोड़ा कम, बट रियलिज्म फ्लेवर इज मोस्टली फाउंड इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग. आइडियलिस्ट या मोरलिस्ट अप्रोच कम ही दिखता है. नेहरू को कभी कभार कंडेम किया जाता है फॉर हैविंग एन आइडियलिस्ट अप्रोच, बट दैट इज ऑल्सो नॉट कंप्लीटली ट्रू. नेहरू ऑल्सो अडॉप्टेड मेनी रियलिस्ट अप्रोच इन हिज फॉरेन पॉलिसी मेकिंग. तो आज के डेट में दुनिया के सारे देश रियलिज्म के अप्रोच को ही फॉलो करते हैं व इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग. लेकिन एज ए डिप्लोमैट आपका काम क्या होगा? आप जब आज सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद है किसी दिन आप में से कोई फॉरेन सर्विसेज भी ज्वाइन करेगा, आईएफएस बनेगा. एज ए डिप्लोमैट आपकी हमेशा ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि अपने देश के किसी भी रियलिस्ट एक्शन को भी आप जस्टिफाई करें एज मोरल एक्शन, आइडियल एक्शन. जैसे हमारी सरकार ने फैसला किया कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान के अंदर. अब इंटरनेशनल फोरम पे बहुत सारा हल्ला मचेगा, इंडिया को कंडेम किया जाएगा कि यू आर एन इररेस्पॉन्सिबल पावर, बट समहाउ यू हैव टू जस्टिफाई कि दिस एक्शन वाज टेकन नॉट फॉर द पर्पस ऑफ थ्रेटनिंग एनी कंट्री और वायलेटिंग एनी वन सोवरेनिटी. एनीवे पीओके में ही तो किया था,
right? So that is anyway part of India only. First of all, you have to put it very diligently, and second, you must say that this was not against Pakistan, but it was against terrorist groups in order to bring peace and harmony. So we are guided by some higher approach, not self centric approach. इस तरीके का आपका अप्रोच होना होगा, अपने आप को ट्रेन करना होगा, इसकी आपकी ट्रेनिंग भी होगी ऑफ कोर्स लेटर ऑन, where you have to justify each and every stand of your government regarding foreign policy making in moralist fashion या idealist fashion. So यही काम रह गया. वर्ल्ड कंट्रीज इस तरह का अप्रोच अपनाते हैं, रियलिस्ट अप्रोच अपनाते हैं, लेकिन उनके जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनका काम होता है कि अपने सरकार की पॉलिसीज को मॉरलिस्ट या आइडियलिस्ट की तरह रिफ्लेक्ट करें. लेट्स कम बैक टू किसिंजर. किसिंजर को अगर क्लासिफाई किया जाए तो जो एक्सपर्ट्स हैं दे विल क्लासिफाई हेनरी किसिंजर एज हार्ड कोर रियलिस्ट, एक्सट्रीम रियलिस्ट, और वो आज भी दिखता है यूएस के फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में. एक्सट्रीम रियलिस्ट मतलब ओनली गाइडेड बाय देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट. इसी को कहा जाता है नैरो नेशनल इंटरेस्ट. भी क्रिटिक्स वुड कॉल इट एक्सट्रीम नेशनल इंटरेस्ट या नैरो नेशनल इंटरेस्ट, जो किसिंजर के टाइम से ही चल रहा है. इसी वियतनाम वॉर को शुरुआत कराने में, उसको इंटेंसिफाई कराने में किसिंजर का काफ़ी ज़्यादा रोल है, वियतनाम को डिवाइड करने में. और वियतनाम वॉर को पहले एंड किया जा सकता था, वो पीस अकॉर्ड को पहले ख़त्म किया सकता था, लेकिन किसिंजर ने जानबूझ करके वियतनाम वॉर को प्रोलॉन्ग कराया, पेरिस पीस अकॉर्ड को डिले कराया, ताकि यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान रिचर्ड निक्सन को थोड़ा फायदा हो सके. अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं. जिसके बाद कई सारे इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आ रहे थे. 1971 की कहानी तो आपको पता ही है. उस वक्त किसिंजर की पॉलिसी के हिसाब से यूएस सपोर्टेड पाकिस्तान. ये साफ साफ बताता है यूएस ऑन वन साइड claims it to be supporter of democracy or higher human values, but in this particular case US supported Pakistan because of its own narrow selfish interest, because Pakistan had joined the US bloc during the Cold War time. और यही वक्त था जब पाकिस्तान के जरिए यूएस और चाइना के बीच में भी दोस्ती हुई. अब देखिए यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया है 1971 में हेनरी किसिंजर विजिटेड चाइना सीक्रेटली व्हाइल ही वाज ऑफिशियली ऑन ट्रिप टू पाकिस्तान. तो पाकिस्तान के साथ तो अच्छी दोस्ती थी ही, पाकिस्तान और चाइना की भी दोस्ती हो गई. आई एम सो सॉरी, यूएस और चाइना की भी दोस्ती हो गई वाया पाकिस्तान. और यूएस ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया. पाकिस्तानी आर्मी के सारे एक्टिविटीज जो ईस्ट पाकिस्तान में लड़े किए गए, लेटर ऑन इट बिकेम बांग्लादेश, बट तब तक तो ईस्ट पाकिस्तानी था, तो उसके सारे एक्टिविटीज को यूएस ने जस्टिफाई किया. तो इसी कारण से हिस्टोरियन ग्रेग ग्रैंडिन राइट्स कि अबाउट 4 मिलियन पीपल डाइड, 40 लाख लोग मरे हैं एज पर सम एस्टिमेट, बिकॉज ऑफ किसिंजर्स हार्ड कोर रियलिस्ट पॉलिसी. येट दिस पर्सन गॉट नोबल पीस प्राइज. मैं इतना कंडेमिंग तरीके से इसलिए बात कर रहा हूँ किसिंजर को लेकर के, बिकॉज किसिंजर हैज गिवन, and that is officially on record, has given some very controversial statements for people of India. I would say abusive statements for people of India. आप इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल पढ़ो, आप बस टाइप करो, अप्रैल महीने में इसी साल आया था 2023 में, कि व्हाट किसिंजर सेड फॉर इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1970s में फॉर पीपल ऑफ इंडिया. He used all sorts of abusive and bad words for our country, our culture. तो ये थी इसकी अपनी अप्रोच, अपने तौर तरीके, हार्ड कोर रियलिस्ट, राइट. अभी मैंने ये कहा जरूर है कि दुनिया के हर देश रियलिज्म को फॉलो करती है, लेकिन उसमें भी डिग्री का अंतर रहता है. भारत भी रियलिज्म को फॉलो करता है, बट नॉट अप टू दैट हार्ड कोर एक्सट्रीमिज्म. थोड़ा सा और अगर आप देखें उस टाइम की चीज़ों को समझें तो 1971 में यूएस, चाइना और पाकिस्तान एक साथ आ गए थे. इंडिया वाज प्लानिंग टू इंटर इनटू ईस्ट पाकिस्तान एंड डिक्लेयर इट एन इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश, बट हम लोग दोनों तरफ से घिर गए थे. यूएस तो सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, अभी चाइना पाकिस्तान तो एक्सिस में थे ही, तो इंडिया के लिए ईस्ट पाकिस्तान में इंटर करना थोड़ा डेंजरस था. दैट इज वाई 1971 में इंडिया ने पहले सोवियत यूनियन के साथ फ्रेंडशिप अग्रीमेंट साइन किया. तो 1971 इंडिया सोवियत यूनियन फ्रेंडशिप अग्रीमेंट शुड आल्सो बी सीन इन द सेम लाइट. 1971 वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया, लेकिन
पाकिस्तान साइड से चाइना भी था, यूएस भी था। इंडिया साइड से इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ फ्रेंडशिप अग्रीमेंट साइन किया। अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ रियलिज्म इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। सी, हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉलो कर रहे थे 1970s में, येट फॉर द सेक ऑफ आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट वी एंटर्ड इनटू फ्रेंडशिप ट्रीटी विद सोवियत यूनियन, बिकॉज हमें ईस्ट पाकिस्तान में इंटरवीन करना था। अगर नहीं करते तो रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ती जाती, हमारे देश के अंदर डेमोग्राफिक प्रेशर बढ़ता जाता। ये इस टॉपिक के बेसिस पे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया। ये क्वेश्चन एथिक्स पेपर में पूछा गया था यूपीएससी में, मुझे लगता है 2013 में। काफी अच्छा प्रश्न है। अगर खुद से ना अटेम्प्ट कर पाए तो हिंट्स देख करके अटेम्प्ट कीजिए। सवाल बेसिकली है कि क्या दुनिया के सारे देश रियलिज्म फॉलो करते हैं, पावर सीकिंग है, लेकिन चाहे जो हो जाए आपको यही आंसर राइटिंग में ही दिखा देना है कि यू आर ए गुड डिप्लोमेट, यू आर एटलीस्ट रेडी टू बिकम अ डिप्लोमेट। आपको समहाउ दिखा देना है कि नहीं, हमारा देश भारत एक्सट्रीम रियलिज्म तो नहीं फॉलो करता, हम लोग बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं। ये समहाउ जस्टिफाई आपको करना है अपने आंसर में। तो कभी भी आपको अपने देश का क्रिटिसिज्म, सरकार की पॉलिसीज का ब्रूटल क्रिटिसिज्म नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ हिंट्स मैंने दे रखा है। इफ यू आर नॉट एबल टू कम अप विथ आंसर और आइडियाज ऑन योर ओन, रीड द हिंट्स एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। बट जितने स्टूडेंट्स का एथिक्स हो चुका है, प्लीज आप सबको तो ये क्वेश्चन मैंडेटरी तरीके से अटेम्प्ट करना है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। बोर्ड वर्क है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। फॉरेन पॉलिसी में दो ही गोल होते हैं, पावर या प्रिंसिपल। और हेनरी किसेंजर की पॉलिसी में आपको सिर्फ और सिर्फ पावर सेंट्रिक या रियलिस्ट अप्रोच दिखेगा। The next article is about All India Judicial Services. This topic is important from our syllabus GS paper to Indian polity point of view. देखिए, हमारे देश के अंदर स्टेट लेवल पे जो जुडिशियरी है उसमें डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट अभी भी स्टेट लेवल पे ही होता है। जैसे असम के अंदर डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट असम लेवल पे होगा, बिहार में बिहार लेवल पे होगा। तो डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए क्या किया जाता है कि स्टेट की जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, जैसे हमारे स्टेट में असम पब्लिक सर्विस कमीशन, वो असम जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम करवाएगी और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कराएगी अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द हाई कोर्ट, जो हमारे स्टेट के केस में है असम हाई कोर्ट। तो ये होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जजेस के रिक्रूटमेंट का प्रोसेस फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कराएगा अंडर सुपरविजन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। लेकिन हमारे संविधान में एक बात कही गई है कि जस्ट लाइक ऑल इंडिया सर्विसेज देयर शुड बी ए कैडर ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। जैसे आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज, वैसे ही होने चाहिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का प्रॉपर एक ज्वाइंट सेंट्रल लेवल पे एग्जाम होना चाहिए, उसके बेसिस पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्टिंग होनी चाहिए, जैसे आईएएस आईपीएस आते हैं। ऐसी बात संविधान में लिखी गई है आर्टिकल 312 में, विच वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए रिजल्ट ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट। संविधान में ऐसा लिखे होने के बावजूद भी ऐसा रियलिटी में क्यों नहीं होता है? वो इसलिए क्योंकि संविधान में ही लिखा गया है कि इस प्रोविजन को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए पहले एक रिजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए राज्यसभा से विथ 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और फिर एक ओवरऑल कानून बनना चाहिए पार्लियामेंट पे, तभी जाकर के ये प्रोविजन इम्प्लीमेंट होगा। जब तक ये नहीं बनता है, जब तक ये रिजोल्यूशन लोकसभा से नहीं आता है, एक कानून नहीं बनता है, तब तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज नहीं होगा। तब तक वही चलता रहेगा जो भी चल रहा है कि स्टेट लेवल पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट करेगी। अब इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट जजेज ही बहुत सारे केसेस में फिर प्रमोट होकर के हाई कोर्ट में जजेस बनते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनते हैं। तो कहीं ना कहीं इतने ऊंचे पद तक जाने के लिए जो प्रोसेस होना चाहिए अपॉइंटमेंट का, वो काफी रिगरस होना चाहिए। आईएएस वगैरह की जैसे, वैसे ही ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी होनी चाहिए। संविधान में ऐसी बात भी कही गई है, लेकिन उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है। तो इसी कारण से टाइम एंड अगेन ऐसे डिमांड उठते रहते हैं कि लेट अस रिजॉर्ट टू ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। क्योंकि आप देखिए, एज ऑफ नाउ देयर आर स्टेट्स विथ जुडिशियल सर्विसेज, बट कंसर्न हैज बीन ओवर दोज finally finding their way into higher judiciary like High Court and Supreme Court. Creation of such service like All India Judicial Services will bring much more professionalism, better kind of officers.
तो इसीलिए टाइम एंड अगेन सवाल उठता रहता है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को ला दिया जाए, इससे बेहतर क्वालिटी के जुडिशियल ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट के चांसेस होंगे। एफिशिएंसी जो लोअर जुडिशरी में काफ़ी खराब है, लगभग 3 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, वो इम्प्रूव होगा। वैकेंसीज काफ़ी सारी हैं लोअर जुडिशरीज में, 5400 के आसपास, वो कम होगा। और लोअर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट में और फिर उनके प्रमोशन में नेपोटिज्म का भी प्रॉब्लम है, जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से काफ़ी हद तक कम होगा। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज पे अभी तक कंसेंसस क्यों नहीं बन पाया है, इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे कारण है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज इज कंसिडर्ड अगेंस्ट द फेडरल इश्यूज। जैसे आईएएस आईपीएस यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज में भी ऐसे सवाल उठते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और काम करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो वो उसको लेकर के माना जाता है कि फेडरलिज्म के अगेंस्ट है ये। लैंग्वेज का भी इशू होगा, क्योंकि जुडिशरी को अलग अलग स्टेट में काम करने के लिए उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज को अच्छे से समझना जरूरी है। सेंट्रल लेवल पे जब अपॉइंटमेंट होगा तो लैंग्वेज के कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वैसे तो आईएएस आईपीएस काम कर ही रहे। ब्यूरोक्रेटाइजेशन इज अ रियल प्रॉब्लम। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि देखिए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज लाना इज नॉट ए मैजिक वैंड कि आप लाएंगे और तमाम पेंडेंसीज खत्म हो जाएंगे। रियल पेंडेंसी जो है जुडिशरी के अंदर, वो जजेस के कारण कम है, ओवरऑल सिस्टम के कारण ज्यादा है। ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते पुलिस वाले, टाइम पे एविडेंसेस नहीं रखते, ब्यूरोक्रेटाइजेशन का प्रॉब्लम ज्यादा है रादर देन ओनली द क्वालिटी कंसर्न ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। तो ये जो डिबेट है ये चलता रहेगा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज लाया जाए कि ना लाया जाए। ये हाल फिलहाल में वापस से न्यूज में आ गया है, क्योंकि हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल फिलहाल में कॉन्स्टिट्यूशन डे के दौरान एक स्पीच में कहा कि हमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को क्रिएट करना चाहिए इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई द जुडिशरी बाय अलाउिंग ब्राइट यंगस्टर्स इन दिस फील्ड। तो इस कारण से ये वापस से न्यूज में आया है। नीति आयोग का एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसका नाम है न्यू इंडिया एट 75 रिपोर्ट। उसने जुडिशियरी के इम्प्रूवमेंट के लिए 3 मोटे मोटे सजेशंस दिए हैं। पहला, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लाया जाना चाहिए थ्रू एग्जामिनेशन मेथड। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के जो कैडर्स हैं उनको आईएएस की तरह ही काफी फ्रीडम मिलनी चाहिए। दे शुड डायरेक्टली रिपोर्ट टू द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ताकि वो फ्रीडम से काम कर सके, इंडिपेंडेंस से काम कर सके। और तीसरा, ऑफ कोर्स, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह की जाए, ताकि पेंडेंसी ऑफ केसेस घटे इन जुडिशियरी। दिस इज द बोर्ड वर्क for this particular topic, going to be an important topic for upcoming mains also. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एक्सपो सैट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सपो सैट स्टैंड्स फॉर एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। ये एक सैटेलाइट है जो हमारे देश की एजेंसी, स्पेस एजेंसी इसरो ने बनाया है, जो पोलारीमीटर का काम करेगी। पोलारीमीटर सैटेलाइट है। तो पोलारीमीटर सैटेलाइट क्या काम करती है, उसके लिए पहले समझना होगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखिए, लाइट आपको पता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करते रहते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएट करेगा तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, फिर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू ईच अदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करते रहते हैं। बट नॉर्मली जो लाइट आती है अलग अलग नेचुरल सोर्सेज से, वो अनपोलराइज होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, फिर थोड़े से दूसरे एंगल पे दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अलग अलग एंगल पे इरेगुलर तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता रहता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता रहता है। बट व्हेन दे आर पोलराइज्ड, देन दे विल हैव अ वेल डिफाइंड प्लेन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट में यही अंतर होता है। और अनपोलराइज्ड लाइट में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उसके परपेंडिकुलर फिर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बट पोलराइज्ड लाइट में एक वेल डिफाइंड प्लेन होता है। अभी हमारे स्पेस में, कॉस्मोलॉजी में कई सारे पोलराइज्ड लाइट हैं। अब उन पोलराइज्ड लाइट का सोर्स क्या है, ये अगर पता लग जाए तो हमें स्पेस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में कुछ और पता लगेगा। आम जिंदगी में तो हमने ऐसे इक्विपमेंट्स बना रखे हैं जिससे हम लाइट को पोलराइज कर लेते हैं, जैसे ऐसे स्पेक्स वगैरह होते हैं जो लाइट को पोलराइज करते हैं। लेकिन स्पेस के अंदर पोलराइजेशन कैसे हो रहा है, उसको स्टडी करने के लिए ये सैटेलाइट बनाया जा रहा है,
इसरो ने बनाया है एक्सपोसैट। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट, जो पोलराइज्ड लाइट को स्टडी करेगा। लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा। 5 साल के लिए ये एक्सपोसैट सैटेलाइट काम करेगा। इसको बनाया है इसरो ने अलोंग विथ रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। एक्सपोसैट इसरो का पोलारीमीटर सैटेलाइट है। इसके अलावा दुनिया में बस एक ही पोलारीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, वो है नासा का IXPE। तो दो ही एक्सपोसैट के बाद दो ही दुनिया में पोलारीमीटर सैटेलाइट होंगे, इंडिया का इसरो का एक्सपोसैट और IXPE ऑफ नासा। दिस इज द बोर्ड वर्क विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इस टॉपिक बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कोर सेक्टर। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इंडियन इकोनॉमी में वैसे तो कई सारे सेक्टर्स हैं, बट 8 सेक्टर्स आर कंसिडर टू बी कोर। कोर इन द सेंस दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल in Indian economy as far as our overall development या growth is concerned। ये 8 सेक्टर्स हैं: रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। इन सब का अपना अपना वेटेज भी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिग्निफिकेंस टू द इकोनॉमी। दीज आर नोन एज कोर सेक्टर बिकॉज दे हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब if they face any slowdown, then there will be large scale slowdown in the Indian economy and vice versa. If they start doing well, then Indian economy will get invigorated। तो इनका मल्टीप्लायर इफेक्ट है। सीमेंट इंडस्ट्री कमजोर पड़ेगा तो फिर आप समझिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर कमजोर पड़ जाएगा। तो इस तरीके से इनका मल्टीप्लायर इफेक्ट है इकोनॉमी। इसी कोर सेक्टर से रिलेटेड ये न्यूज है। कोर सेक्टर ने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया इन द अक्टूबर मंथ 2023। 12% के आसपास का ग्रोथ दिखाया है। बट दिस ग्रोथ इन अक्टूबर 2023 इज मेनली बिकॉज ऑफ परहैप्स बेस इफेक्ट with respect to last year October 2022 के तुलना में base was small, that's why here the growth is appearing to be high। तो base effect तो मैं क्लास में करा चुका हूँ, उसके बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पीएम श्री स्कीम में सिर्फ 14,500 स्कूल्स को कवर किया जाएगा, नॉट ऑल। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बट सेकंड इज करेक्ट। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, दैट्स वाई करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पूछा था नॉट करेक्ट। And first barrister from Assam, Anandaram Borwasi। That's all from our side for today. Thanks for watching.